हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनएवी कैलकुलेशन के बारे में। तो इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से जो है डिस्कस करेंगे कि एनएवी। पहले तो हमें देखेंगे कि एनएवी होता क्या है। उन लोगों के लिए जिनको एनएवी नहीं पता है क्या होता है, तो हम इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि एनएवी क्या होता है, कैसे निकलता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए जो है यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनएवी का कॉन्सेप्ट है, एनएवी के कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक खजाना कह लो इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो के चलते अगर कुछ शुरू में चीज़ें नहीं समझ आती हैं, शुरू में आपको थोड़ा इजी नहीं लगता है डाइजेस्ट करने को, तो आप घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर करता जाऊंगा, क्योंकि हमने इसमें पहली बात तो एनएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी डाला है, प्लस हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपके सामने चीज है फॉर्मूला फॉर एनएवी कैलकुलेशन। तो जो नए लोग हैं, आप एक बार इस फॉर्मूला को ऊपर से एक बार ग्लांस कर लीजिए, हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम धीरे धीरे चीजें जो है प्रोसीड करेंगे लॉजिकली, इन वेरी लॉजिकल मैनर, ताकि आपको अच्छे से चीज जो है समझ आए। तो एक बार हम देखेंगे फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला के हिसाब से एनएवी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एनएवी पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स minus total external liabilities divided by number of outstanding units. Once again, NAV is equal to total assets minus total external liabilities divided by number of outstanding units. Okay, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो चीज लिखी है, फंड एक्सेप्ट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन टर्न इन्वेस्ट देम इनटू इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो आपसे यानी इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं से पैसा उठाता है, काफी सारा पैसा लेता है और उसको आगे निवेश करता है। कहाँ पे? इक्विटी में और डेट में। अभी इक्विटी और डेट क्या होता है? देखिए, इक्विटी होता है शेयर मार्केट में जो निवेश करता है, किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इक्विटी। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि मान लीजिए किसी को उसने कर्ज दे दिया, आप लोगों से पैसा लिया म्यूचुअल फंड ने और आगे किसी को उस पैसे से कर्ज दे दिया, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। और यहाँ इक्विटी के केस में उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा रिटर्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो टोटल मनी रिसीव्ड हुआ हमारा, उसको हम कहेंगे एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट होता है? क्या वो एसेट्स जो हमने यहाँ एसेट्स की बात की, वो क्या सिर्फ वही पैसा है जो उसने आम जनता से उठाया? नहीं, वो सिर्फ उसका एक पार्ट है। असल में उसमें और क्या चीज ऐड हो जाएगी? जो उस पैसे को आगे निवेश किया उसने यहाँ इक्विटी में, उससे उसको क्या मिला? रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। और जो पैसा उसने किसी को आगे कर्ज दिया, तो उस कर्ज के बदले उसको मिला ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो हमारा टोटल एसेट्स जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स मूव अहेड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आप पैसा किसी म्यूचुअल फंड को देते हैं, म्यूचुअल फंड उसके बदले में आपको कुछ यूनिट्स देता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने 100 रुपया दिया, तो उसके बदले में म्यूचुअल फंड कुछ यूनिट्स देगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि फंड को रेज करना है 1000 रुपया। ठीक है, फंड को चाहिए 1000 रुपया। अब फेस वैल्यू ऑफ 1 यूनिट यानी एक यूनिट की जो फेस वैल्यू है, वो उसने रखी है 10 रुपए। यानी किसी को अगर उस फंड में पैसा डालना है, तो उसको यूनिट्स लेनी पड़ेंगी और एक यूनिट 10 रुपए की पड़ेगी। यानी वो 5 रुपए का निवेश नहीं कर सकता, उसको कम से कम 10 रुपए या 10 रुपए के मल्टीपल यानी 10, 20, 30, 50, 100, इस तरीके से उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजें हमने देखी। अब आप देखिए, 1000 रुपया उसको पूरा जो है वो उठाना था। एक यूनिट की प्राइस है 10, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 100। कैसे? 1000 को हमने 10 से डिवाइड किया, तो टोटल यूनिट्स जो फंड के पास हैं, यानी वो 100 यूनिट्स देने को तैयार है, ताकि 1000 रुपया उठा सके। अब आपने मान लीजिए 200 रुपया उसमें सोचा कि मैं, चलो ये म्यूचुअल फंड है, इसमें 200 रुपया मैं डाल देता हूँ। तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी? एक यूनिट है 10 रुपए की, तो आपने 200 रुपए डाले, तो आपको कितनी यूनिट्स मिली? 20 यूनिट्स। हमने कैसे निकाला? देखिए, 200 डिवाइड बाय 10, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डिवाइड किया हमने उसको एक यूनिट के दाम से, तो हमारे पास निकल के आया 20 यूनिट्स। देखिए, उस एग्जांपल के बाद आपको मैं दोबारा से अपने फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ, जो कहता है एनएवी का फॉर्मूला
टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। इसमें से हमने देख लिया कि टोटल एसेट्स हम किसको बोलते हैं, ये हमने देखा। और आउटस्टैंडिंग यूनिट्स यानी कि एक निवेशक को अगर किसी फंड में पैसा डालना है तो उसके बदले में उसको यूनिट्स मिलती हैं। तो हमने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स यानी उतनी यूनिट्स जो इशू कर दी है फंड ने इन्वेस्टर्स को। एसेट्स और यूनिट्स दो चीज देख ली। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज, ताकि हम अपना फॉर्मूला पूरा कर सकें और एनएवी को निकाल सकें। Every fund house has to incur a variety of expenses also in order to efficiently manage a fund. आपने फंड को पैसा दे दिया, फंड उस पैसे को आगे लगाने के लिए उसको काफी खर्चे आएंगे। फंड का जो ब्रोकर होगा उसको फंड को ब्रोकरेज फीस देनी होती है। फंड मैनेजर होंगे जो आपके पैसे को आगे लगाएंगे, जो लोग काम कर रहे होंगे उस ऑफिस में, और काफी तरीके के जो खर्चे आते हैं उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटीज और पेबल्स। ठीक है, लाइबिलिटीज और पेबल्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड एज सैलरी पेबल, ब्रोकरेज पेबल। देखिए, जो आदमी फंड आपका मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर, उसको सैलरी देनी है। उस ऑफिस में और लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देनी है, ब्रोकरेज देनी है। जो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करता है तो किसी उस ब्रोकरेज के थ्रू ही करता होगा ना, तो उसकी फीस और भी जितनी तरह की फीस होगी है जो म्यूचुअल फंड को आगे पे करनी है, उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, एनएवी पर यूनिट हमने तीनों चीजें देख ली। टोटल एसेट्स देख लिया, टोटल लायबिलिटीज देख ली, और यूनिट्स हमने निकालना भी सीख लिया, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब हम आते हैं एनएवी कैलकुलेशन पे। तो देखिए, यहाँ पे हमने वही मैंने पुराना वाला एग्जांपल लिया है। एसेट्स हमको उठानी है 1000 फंड को, ठीक है, और टोटल यूनिट्स एलोकेटेड है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट का दाम क्या है, 10 रुपए। जी हाँ, यानी मान लीजिए मुझे 200 रुपए इसमें डालना है, तो मुझे कितनी यूनिट्स मिलेंगी बदले में, 20 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि टोटल यूनिट्स फंड ने निकाली हुई है 100। लाइबिलिटीज यानी उसका खर्चा, मान लीजिए सैलरी है हो गई या ब्रोकरेज हो गई, 10 रुपए सैलरी 10 रुपए ब्रोकरेज हमने मान लिया, लाइबिलिटी बन गई 20 रुपए की, यानी ये फंड को 20 रुपया चुकाना है। तो जब इन तीनों चीजों को हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एसेट्स हैं हमारे पास 1000 माइनस हमारे पास लाइबिलिटीज हैं 20, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 से। तो कितनी एनएवी निकल के आई, कितनी एनएवी निकल के आई फ्रेंड्स, एनएवी निकल के आई 980 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9.8 पर यूनिट। यानी कि अब अगर किसी को इस फंड में पैसा डालना है तो उसको अपने पैसे के बदले में एक यूनिट का दाम पड़ेगा 9.8 पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनएवी को कैलकुलेट किया है। बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बताई। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है हमारी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में हम जो हमने सिनारियो डिस्कस किया उसको कैसे यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे बैंक आया 1000 रुपए का, यानी जो हमने कैश इकट्ठा किया जनरल पब्लिक से उसको हमने बैंक में डाल दिया, कैश एट बैंक 1000 रुपए। तो हमारे पास लाइबिलिटी क्या बन गई, क्योंकि ये पैसा हमने पब्लिक से उठाया है तो लाइबिलिटी बन गई यूनिट होल्डर्स फंड। 100 यूनिट्स हमने इशू की 10 रुपए के भाव पे, तो 1000 रुपए जो है हमने उनसे उठाए, तो वो लाइबिलिटी बन गई और बैंक में हमने उसको डाल दिया। अब मान लीजिए कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने सोचा ये जो पैसा इकट्ठा किया है इसको आगे निवेश करना है। उन्होंने एक निवेश का पूरा प्लान तैयार कर लिया। उस प्लान के हिसाब से उन्होंने, कोई कंपनी ए है, उसमें उन्होंने कितना पैसा डाला, उन्होंने उस कंपनी के 100 शेयर परचेज किए 5 रुपए दाम के हिसाब से, जो बनता है टोटल 500 रुपीज। ओके, तो 500 रुपए तो यहाँ चले गए। अब कंपनी बी में देखिए, कंपनी बी में भी उन्होंने 100 शेयर लिए कंपनी बी के, पर उस कंपनी के शेयर का दाम चल रहा था 3 रुपए। तो उस कंपनी में कितना निवेश हो गया, 300 रुपए का। तो अब तक टोटल निवेश कितना कर दिया कंपनी ने इस 1000 रुपए में से, 800 का। जी हाँ, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत सिंपल सी चीज थी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब उन्होंने वो पूरा प्लान तैयार कर लिया इन्वेस्टमेंट का, तब अब वो चीज हम कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट पे। तो बैंक में 200 रुपए आ जाएंगे, क्यों, 1000 रुपए में से 800 तो हमने निवेश कर दिया, उसको हमने अलग से एसेट्स में दिखाया ना। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में हमने यहाँ पे नीचे शो किया ए और बी को, 500 और 300 हमने कंपनी में लगाया, तो यहाँ पे आ गया 800। तो इस सब का टोटल यहाँ पे क्या बन गया, राइट साइड में 1000, और अभी भी यूनिट होल्डर्स फंड हमारे पास वही है। ठीक है, जितने हमने उनसे उठाए थे, यहाँ पे बस हमने उसको कैटेगराइज कर दिया प्रॉपरली, बैंक से निकाल के इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए,
टोटल एसेट्स 1000 है, बट यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये जो लाइबिलिटी है ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारे पास सैलरी या ब्रोकरेज ऐसा कुछ अलग से नहीं है, ये तो इन्हीं का फंड है जो हमने इनसे उठाया, वो हमने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि ये उनसे लिया है। अब यहाँ पे एनएवी का कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देखिए। फॉर्मूला हमारा याद कीजिए, एनएवी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमारे पास यहाँ पे देखिए 800 और 200 कितनी है, 1000 माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारे पास जीरो है। ओके, जीरो है, तो हमने जीरो माइनस कर दिया एसेट्स में से और उसको डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट्स में से। जितनी यूनिट्स हमने पब्लिक में ऑफर करी हैं 100 यूनिट्स, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो कितना एनएवी निकल के आया, जी हाँ, एनएवी निकल के आया 1000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ₹10। यानी अब किसी को फिर से इसमें अगर निवेश करना है तो कम से कम जो है वो ₹10 का निवेश करना पड़ेगा, जिसके बदले उसको कितनी यूनिट मिलेगी, एक यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला। देखिए इस केस में क्या था, एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारी जीरो थी, इसलिए यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो जीरो आई। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से ये दोबारा चीज़ों को लिख लेते हैं। यूनिट होल्डर फंड हमारा पास 1000 है, बैंक में 200, इन्वेस्टमेंट 1000, दोनों साइड बैलेंस होके आ गई 1000 1000। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए हमने सैलरी पे करी ₹100। ठीक है, वो सैलरी पे होगी बैंक में, जो हमारे पास पैसा पड़ा है वहां से हमने सैलरी पे करी अपने फंड मैनेजर को। तो यहाँ पे क्या होगा, ₹200 से हटा के यहाँ पे आ जाएंगे ₹100, और यहाँ पे नीचे टोटल क्या हो गया, 900 का। ठीक है, दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड देखिए, दूसरी साइड हमने लिख दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि हमारा हो गया नेगेटिव, क्योंकि हमने रिजर्व एंड सरप्लस को यहाँ से जो ₹100 कम हुए हमको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में से कम दिखाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब क्या नीचे वैल्यू आ जाएगी 900। तो अब ये चीज हमारी हो गई है बैलेंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेट एसेट्स हमारी कितनी निकल के आ गई, ₹900 की। कैसे, 900, जो हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी थी 1000 की, उसमें से हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे की ₹100 की। ठीक है, 1000 माइनस 100, ₹900 की हमारे पास जो है नेट एसेट्स बन के आई। अब एनएवी कैसे बनेगा, एनएवी बनेगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि नेट एसेट्स जो कि है 900 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, जो कि हमारे शुरू से हम देखते आ रहे हैं 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमारा एनएवी कितना हो गया, ₹9 का। यानी कि एक यूनिट अगर किसी को परचेज करना है तो उसके बदले में उसको देने होंगे ₹9। देखिए फ्रेंड्स, इस केस में हमारी एनएवी आई थी 9, जब हमने माना कि सैलरी जो थी वो हम पे कर चुके थे, तो बैंक बैलेंस हमारा 200 से घटकर 100 रह गया था और सैलरी हमने पे कर दी। लेकिन मान लीजिए कि अभी हमने सैलरी जो है वो बैंक से पे नहीं की, लेकिन सैलरी देनी है, यानी लाइबिलिटी तो है, पे तो करना है, लेकिन अभी नहीं हमने पे की। तो उसको हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में, देखिए जो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो हमको एक नेगेटिव जो है वैल्यू दिखाएगा, यानी कि ये चीज जो है वो पेबल है, यानी ये चीज देनी है। और साथ में सैलरी आउटस्टैंडिंग जो हमारा अकाउंट है वहां पे ₹100 आ जाएंगे। तो अगेन ये दोनों चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो अगेन हमारा दोनों साइड जो है वो हो जाएगी बैलेंस। अगर किस केस में, जब हमने माना कि सैलरी हमको देनी है। पिछले केस में हमने देखा था कि सैलरी जो है हम दे चुके थे। ठीक है, तो इस केस में भी अब हम कैसे एनएवी निकालेंगे, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे है 1000 हमारे पास। ठीक है, टोटल इसमें से हमको ₹100 तो देने ही है, हमारी लाइबिलिटी है। तो अगेन 1000 माइनस 100 जो कि है 900, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से, डिवाइडेड बाय 100। तो अगेन हमारे पास एनएवी निकल के आ जाएगी ₹9 की। तो अगर हम सैलरी दे चुके हैं या फिर अगर हमको सैलरी देनी है, दोनों केस में एनएवी हमारी ₹9 बनकर आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हमने केस लिया था उसमें हमने माना था कि म्यूचुअल फंड ने जो है वो ए और बी कंपनियों में इस हिसाब से पैसा लगाया, यानी ₹500 और ₹300, ₹800 निवेश किया। अब आप मान लीजिए कि कुछ समय के बाद फ्यूचर में जो ये शेयर्स थे इनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। ठीक है, यानी बढ़ गई वैल्यू इनकी, और एक शेयर जो हमने 5 के भाव में लिया था अब उसका भाव हो गया ₹7 मार्केट में, और जो बी का शेयर ₹3 में लिया था उसका भाव हो गया ₹6 मार्केट में। तो 500 की चीज 700 हो गई और 300 हो गया 600। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा 800 का जो निवेश था
वो बढ़कर हो गया 700 प्लस 600 यानी कि 1300 का निवेश हमारा टोटल हो गया। चीज और कि इन्वेस्टमेंट्स अब हमारी टोटल हो गई है 1300 की, जो थी पहले 800 रुपए की। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बैंक में है 200, इन्वेस्टमेंट है हमारी 800 रुपए की। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं, हो गई है 1300। क्यों? क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो गया, जो हमने कमाया ऊपर से, यानी जो हमने फालतू कमाया 500 रुपया, वो भी हमने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया, जो हमारा मुनाफा हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1300। तो इस साइड का टोटल हमारा बन के आ गया 1500 रुपए का। इस साइड देखिए, इस साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा हो जाएगा चेंज होके 400। क्यों? पहले था -100 रुपए का, उसमें जब 500 रुपए का मुनाफा जोड़ दिया तो हमारे पास चीज हो गई 400। ठीक है, 500 माइनस 100, 400 रुपए। सैलरी आउटस्टैंडिंग सेम है 100 रुपए की। और इस साइड जब हम देखेंगे तो हमारी अब ये भी बैलेंस हो गया है 1500 1500, दोनों साइड हमारा बनकर आ गया है। तो अब इस केस में हम एनएवी कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए, एनएवी का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। एसेट्स हमारी हो गई 1500 की। ठीक है, 1300 रुपए जो इन्वेस्टमेंट और 200 रुपए बैंक में पड़ा है। यूनिट्स एलोकेटेड है हमारे पास 100, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। ठीक है, लायबिलिटीज हमारी फ्रेंड्स देखिए 100 ही रहेंगी। क्यों? पिछले केस में देखिए, जो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने कमाया, ये शेयर होल्डर्स का ही तो है, यानी हमने जो पैसा शेयर होल्डर से लिया था उसी उसी के दम पे तो हमने कमाया ही ये चीज। आप समझ रहे हैं बात को? इसको हम लायबिलिटी नहीं मानेंगे, इसको तो हमें शेयर होल्डर्स को वापस देना ही है। ठीक है, तो लायबिलिटी हमारी सिर्फ बची इस ये 100 रुपए की। तो अब हम देखेंगे लायबिलिटी 100 रुपए की। एनएवी कैलकुलेशन हो गया टोटल एसेट्स माइनस 100 रुपए की एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये हमारी एनएवी निकल के आ गई है 1400 डिवाइडेड बाय 100, यानी 14 रुपए पर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर हमारी एसेट्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, या बहुत धीरे ग्रो कर रही हैं, और लाइबिलिटीज है वो तेज ग्रो कर रही है, तो एनएवी हमारी जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 की ही थी और उसके ऊपर हमको 100 रुपए जो है लाइबिलिटी पे कर रहे थे हम, तो 1000 माइनस 100, 900 रुपए डिवाइड बाय 100, 9 रुपए की एनएवी बन के आ रही थी, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। और नीचे पढ़िए, इफ एसेट्स आर इंक्रीजिंग, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स हमारी बढ़ रही हैं और लाइबिलिटी सेम है या बहुत धीरे बढ़ रही है, तो हमारी एनएवी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने रिसेंट इससे पिछली स्लाइड में देखा था, इन्वेस्टमेंट्स तो हो गई हमारी 1300 की, ठीक है, और लाइबिलिटी हमारी 100 की ही थी। उस हिसाब से जब हमने एनएवी कैलकुलेट की तो 14 रुपए निकल के आई थी। इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं एनएवी को। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एनएवी कैलकुलेशन का। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।